यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को कोरोना वार्ड नहीं, कोरोना जेल में रखा जाता है। हमें डायरेक्ट मना कर दिया गया कि हमारे पास कोई बेड्स अवेलेबल नहीं है। प्रशासन की तरफ से हमें 5 से 6 डिफरेंट पुलिस चौकी से कॉल आए। नर्सेस थे, बेसिकली नर्सेस थीं जो अपने वीडियोस निकाल रही हैं, डांस कर रही हैं, दे वर डांसिंग। ये कि किस हद तक डॉक्टर्स और स्टाफ उन्हें ब्रूटैलिटी से हैंडल करते हैं और कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है और उसके बाद उन्हें डेड घोषित कर दिया जाता है कि वो मर चुके हैं। जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ संवेदना नहीं, आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि सब वो कीड़े मकोड़े हैं। जब ये फ़ोन आया था तभी उनकी डेथ हो चुकी थी, पर तब भी हमें इन्फॉर्म नहीं। हमारे पेशेंट के साथ 10 से 12 और पेशेंट आए थे, जिनमें 90% मतलब आप समझ लीजिए 12 में से कम 10 की डेथ हुई है। सबको एक ही प्रोसीजर या एक ही प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारा गया है कि आपका पेशेंट स्टेबल है। नेक्स्ट डे उनको क्रिटिकल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई है और बॉडी रैप कर दी गई है, बताया। नमस्कार। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल एक अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। क्या है वो कार्य? रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। हमें जो इस गाड़ी के बारे में जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। जैसा कि आपने देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी व्यूअर्स की प्राथमिकता क्या है, इसलिए कुछ गंभीर विषयों पर जानकारी की जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी पर आ गई है, जैसे कि कोरोना से लगातार बढ़ती हुई मौत प्रशासन की लापरवाही की वजह से। इस विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने मुखातिब कर रहा हूँ मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त, जिन्होंने दुर्भाग्यवश हाल ही में अपने एक परिवार के सदस्य को खो दिया कोरोना की वजह से। क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत तौर पर क्षति पहुंची और अपने परिजन के इलाज के दौरान इन्होंने प्रशासन को बेहद नज़दीक से देखा, इसलिए इनके शब्द और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रशासन की सही तस्वीर उजागर करने के लिए। क्योंकि ये डिस्कशन प्रशासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने मित्र का नाम गुप्त रखूँगा। डिस्कशन के दौरान मेरे मित्र का नाम गुप्त रखना अपने आप में प्रशासन के बारे में कुछ बताता है। नमस्कार एसके जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और सबसे बड़ी बात आपने ये हिम्मत दिखाई कि आप आकर वो बातें कर रहे हैं जो अमूमन लोग नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप बताइए अपने बारे में। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और हम लोग यहाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें मैं आता हूँ। जी धन्यवाद एसके जी। आप बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और अगर आप जितनी ज़्यादा डिटेल में बता पाएँ कि क्या एग्जैक्टली घटित हुआ और क्या आपका अनुभव रहा कोरोना के सिलसिले में। जी, तो मेरे फादर इन लॉ को जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट है, उन्हें कुछ मेरी वाइफ को कुछ सिम्टम्स दिखे तो वो थोड़ी वरीड हो गई और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि हमें कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो हम उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट के लिए हम गए, हमने कोरोना टेस्ट करवाया
और जिसमें मेरे फादर इन लॉ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने सर्वप्रथम तो यहाँ पर इंडिया में अभी ये चीज़ चल रही है कि जैसे ही आपका पेशेंट पॉजिटिव होता है तो आपको सभी दूर इन्फॉर्म करना पड़ता है या फिर अथॉरिटीज़ खुद आपको इन्फॉर्म करती हैं। तो आज सिस्टम ऐसा है कि आपको खुद सामने से फ़ोन आता है। तो पहली बात तो ये कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स जैसे डायलिसिस पेशेंट्स हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें डायरेक्ट मना कर दिया गया कि हमारे पास कोई बेड्स अवेलेबल नहीं है, आपको इन्हें ऐसी फैसिलिटी में ले जाना पड़ेगा जहाँ पॉजिटिव केसेस के लिए डायलिसिस फैसिलिटी हो, जो कि हमारे शहर में सिर्फ एक ही जगह है। बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। आप सर्च करेंगे इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ऐसे ही किन संस्थान में हम उन्हें लेके गए। दूसरी बात, हमें एक तरह से जब ये प्रोसेस चल रही थी तो हमें काफ़ी व्यवधान उत्पन्न किया गया। प्रशासन की तरह से हमें 5 से 6 डिफरेंट पुलिस चौकी से कॉल आए और लगातार आते गए कि आप हमें अपना एड्रेस बताइए, हम वहाँ पर कुछ एम्बुलेंस वगैरह या फिर कोई भी चीज़ भेजेंगे, उन्हें ले जाएंगे। जबकि हम उन्हें बता चुके थे कि हमारा पेशेंट क्रिटिकल है और हम ऐसे उन्हें किसी भी कंडीशन में कहीं भी नहीं जाने दे सकते। तो ये सर्वप्रथम एक सबसे बड़ी दुविधा आजकल लोग फेस कर रहे हैं कि जैसे ही वो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आती है, जो कि उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाता कि वो पॉजिटिव कंफर्म कर पाए, क्योंकि ये रिलायबिलिटी में काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं अपना पूरा केस बता देता हूँ। और जैसे ही हम उन्हें उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में लेके गए, उस संस्थान में लेके गए, वहाँ पर वो बाकायदा चल के गए। मतलब ऐसे कोई स्ट्रेचर या ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वो स्वस्थ थे, उनका डायलिसिस ड्यू था, पर क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया था तो हमें उनका डायलिसिस कहीं तो कराना था। तो हम इसी उम्मीद में गए थे कि वहाँ उनका डायलिसिस होगा। जैसे ही हम गए, हमने कंफर्म किया डायलिसिस होगा नहीं होगा, इनका डायलिसिस ड्यू है, इन्हें गैस पेन्स के अटैक आते हैं, ये ज़्यादा टाइम इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे लिक्विड को, वगैरह वगैरह जो भी मेडिकली चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट सारी उनको इन्फॉर्म की गई। उनकी तरफ से सब चीज़ों में हामी भरी गई कि हाँ नहीं इनका डायलिसिस होगा, पर हमारे पास बेड्स कम हैं और फैसिलिटी थोड़ी सी अभी मैन पावर की कमी है, तो हम इमीडिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम उस इंतज़ार में थे कि इनका डायलिसिस उस दिन हो जाएगा। जैसे हम उनको मेरे ख्याल से 4 सितंबर को लेके गए थे हॉस्पिटल, तो हमें उम्मीद थी कि 4 सितंबर को ही या फिर मैक्स टू मैक्स 5 सितंबर तक उनका डायलिसिस हो जाएगा। इसी उम्मीद में हमने सारे वहाँ के डॉक्टर्स जो हमारे जान पहचान के थे, चाहे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, आईसीयू कंसल्टेंट हो, जहाँ हमारी थोड़ी बहुत भी कहीं से जान पहचान निकल पाई, हमने सबसे बात की। और इवन ड्यूटी डॉक्टर्स जो थे उन्हें भी वहाँ समझाया। पर जैसा आप सबको मालूम ही होगा कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स को कोरोना वार्ड नहीं, कोरोना जेल में रखा जाता है। वो फैसिलिटी अपने आप में एक जेल की तरह होती है कि जहाँ आपके परिजन आपसे नहीं मिल सकते, आपको वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। सिर्फ आपके पास कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन होता है, तो आप बात कर सकते हैं पर आप स्थिति नहीं देख सकते। तो हम बड़े चिंता की स्थिति में थे कि क्या किया जाए। बार बार कहने के बाद भी डायलिसिस नहीं हो रहा था। अंततः हमें हमारे पेशेंट का खुद फ़ोन आया 2 दिन बाद, मतलब ये 4 तारीख के बाद 6 तारीख के करीब फ़ोन आया कि मेरी स्थिति अब यहाँ से बिगड़ रही है, आप लोग डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, जो कि कोरोना के कारण नहीं था। उन्हें नॉर्मल डायलिसिस में जब आप पेशेंट को डायलिसिस नहीं देंगे तो उनके लंग्स में ऐसे ही पानी भर जाता है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, हो ही रही थी पिछले कुछ महीनों से। तो उस सिम्टम को हम काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुके थे कि ये होगा और अंततः वो वही हुआ। उन्हें तब तक डायलिसिस के मतलब आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया डायलिसिस के लिए जब तक वो क्रिटिकल नहीं हो गए, बोलने लायक स्थिति में नहीं बचे। और उसके बाद उन्हें ले जाया गया, हमें इन्फॉर्म किया गया कि हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। इसी बीच हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी
जो कि मैं शायद आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने वहाँ पर कुछ लोगों को पीपीई किट में, जो मेडिकल नर्सेस थे, बेसिकली नर्सेस थी, जो अपने वीडियोस निकाल रही हैं, अब डांस कर रही हैं, दे वर डांसिंग, और वो उस हमारी व्यथा को समझने की बजाय अपने एंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। और वहाँ पर वही नर्स अंदर जाती है, थोड़ी देर बोलती है, हमारे पेशेंट का नाम लेती है और बोलती है कि वो सीरियस हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत विचलित करने वाली स्थिति थी हमारे लिए। उसके बाद जैसे तैसे उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ पर हमारे साथ जो हमें जो कोई ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पर नहीं होता, वहाँ से आईसीयू कंसल्टेंट्स बाहर आते हैं और आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका पेशेंट कैसा है। हमने 8 घंटे तक वेट किया। हमने बार-बार गुज़ारिश की कि हमें अपने पेशेंट की जानकारी चाहिए, कैसे हैं वो, क्या हैं। तो हमें अंततः ये बोल दिया गया कि आप कल आइए, आज उनकी स्थिति ठीक है। ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है उनकी तरफ से। वो आपको नहीं बताते हैं कि पेशेंट की असली स्थिति क्या है। तो स्टेबल बोल के हमें घर भेज दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पॉजिटिव्स हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते। उसके बावजूद हमें रुकना पड़ा, और उसके बावजूद हमें कोई असली स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। हम अगले दिन आते हैं, हम कुछ सोर्सेज लगा के आते हैं, हम पता करते हैं वहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स के बारे में जिन्होंने हमारी हेल्प भी की। उनसे पता चलता है कि उन्हें तो कार्डियक अरेस्ट आया था। उन्हें इन सब परिस्थितियों के कारण कार्डियक अरेस्ट आ चुका है और वो अभी वेंटिलेटर पे हैं, पर उनकी स्थिति स्टेबल है। एक मिनट, ये जो कार्डियक अरेस्ट आया, ये जब आया था तब आपको बताया गया था, या ये आपको कितने समय बाद पता लगा? ये असली समय तो देखिए अब पता करना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, जब हमें जैसे लगता है कि उनकी कभी उन्हें सही टाइम पे डायलिसिस नहीं दिया गया होगा, तो उन्हें हो सकता है रात में ही डायलिसिस करवाते टाइम ही कार्डियक अरेस्ट आ गया हो, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। पर हमें सुबह या दोपहर में बताया गया, हमें सुबह भी नहीं दोपहर में बताया गया अगले दिन, जो कि मतलब 12 घंटे आप मान सकते हैं, 12 घंटे बाद बताया गया कि वो भी हमें अपने सोर्स से मालूम पड़ा कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है। तब हमने जाके आईसीयू कंसल्टेंट से कंफर्म किया, हमें सामने से इन्फॉर्म नहीं किया गया। अस्पताल ने आपको ऑफिशियली कुछ नहीं बताया था तब तक कि कार्डियक अरेस्ट आया है, या जी नहीं, आपने उन्हें बड़ा अपने आश्चर्य सोर्सेस से पता किया? उन्हें आश्चर्य हुआ कि हमने कैसे पता कर लिया और हमें कैसे मालूम पड़ा कि, तो उन्होंने इसको कंफर्म किया कि हाँ, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था और उनकी स्थिति अभी स्टेबल है, क्रिटिकल है, पर वो अभी स्टेबल हैं और पहले से बेहतर इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो अपने आप में एक बहुत शॉकिंग सी खबर थी, जिसे हम उस टाइम पे मतलब किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पर फिर भी जैसे तैसे हमने आगे बढ़ के उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी और क्या कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से उन्हें शिफ्ट करने के लिए बहुत प्रयास किए। पर अभी जिस जिस तरह से स्थिति है, वेंटिलेटर के पेशेंट्स को यहाँ कोई भी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करा रहा। तो हमारे लिए मजबूरी हो गई थी कि हमें उसी हॉस्पिटल, उसी संस्थान में रहना पड़ रहा। हमने और अपने सोर्सेस लगाए, वहाँ के हाईएस्ट हायरार्की तक जाके बात करने की कोशिश की। इवन थोड़ा बहुत इधर-उधर सोशली भी लोगों से रिक्वेस्ट की, और लोग हमारी हेल्प के लिए आए और उन्होंने काफ़ी उसमें सपोर्ट किया। पर अंततः उनकी स्थिति को वो छुपाते ही रहे। उन्हें क्या हो रहा है ये हमें नहीं मालूम पड़ रहा था। स्थिति गंभीर से गंभीर हो रही थी अंदर। अब हमें ये लगता है कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला और उनको लगातार ट्रीटमेंट की कमी मिलती थी। उन्हें जो भी, क्योंकि मेरी वाइफ उनको एक बार अलाउ किया गया अंदर जाने के लिए, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो हाईली सेडेशन पे थे, और उन्हें सेडेशन पे शायद इसीलिए रखा गया था कि वो परिस्थिति को बयान न करें, हमें ये लगता है, क्योंकि सारे दूसरे पेशेंट्स भी थे वो सब सेडेशन पे ही थे अंदर।
सेडेशन पे भी उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्ड किया, मेरी वाइफ को उन्होंने उसे ही रिस्पॉन्ड कर पाया वो, बाकी उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आ गई और वो आखिरी इंटरेक्शन था हमारा उनके साथ। उसके बाद 2 दिन बाद हमें अचानक से फ़ोन करके बोला गया कि उनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई, उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, आप लोग आ जाइए। और आई थिंक जब ये फ़ोन आया था तभी उनकी डेथ हो चुकी थी, पर तब भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। ये सब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने दूसरों के थ्रू भी देखे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट के साथ 10 से 12 और पेशेंट आए थे, जिनमें 90% मतलब आप समझ लीजिए 12 में से कम 10 की डेथ हुई है। सबको एक ही प्रोसीजर या एक ही प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारा गया है कि आपका पेशेंट स्टेबल है। नेक्स्ट डे उनको क्रिटिकल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई है और बॉडी रैप कर दी गई है, बताया गया। ये तो तो बहुत ये डिस्टर्बिंग बात बता रहे हैं कि अगर आपके आसपास 12 फैमिलीज हैं और उनमें से अगर 10 की पेशेंट्स की डेथ ही हो गई। जी, बिल्कुल। और ये हमें भी मुझे भी पहले दिन काफ़ी इस पे मैं अचंभित था कि जिस हिसाब से पहली बात बड़े सरकारी संस्थान इससे डील कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत अपने आप में एक अमानवीय कृत्य कहूँगा मैं, कि वो जिस तरीके से उसको डील कर रहे हैं इमोशनली, बहुत ही बुरा है। मैंने ये कहते हुए सुना है कि आपका पेशेंट भी नहीं यूज़ किया, उन्होंने यही कहा कि जाके मुर्दा घर से कलेक्ट कर। ऐसी ऐसी सेंटेंसेस बोले जाते हैं आपके पेशेंट के लिए। वो उनके लिए एक मुर्दा है, आपके लिए तो एक पूरा जीता जाता इंसान होता है, और उनके लिए सिर्फ एक वो बॉडी, और उसे वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। उनके पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, उनको आपके पास उनके प्रोटोकॉल्स इतने अजीब हैं कि आपको आपके पेशेंट से नहीं मिलने दिया जाता है, आपके पेशेंट को इस स्थिति के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद आपको ये ये अपने आप में आपके पेशेंट का चले जाना ही अपने आप में एक बहुत दुखद चीज़ है। उसके बाद जो असली घटनाक्रम चालू होता है, जो बहुत ही दुखद है किसी भी फैमिली के लिए, उसे मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि हमारे साथ कम से कम हमारे पेशेंट के गुज़रने के बाद हमें 6 से 7 घंटे वेट करना पड़ा है बॉडी के लिए, कि हमें वो बॉडी मिल जाए। उसके लिए हमें हज़ारों बार चक्कर लगाने पड़े हैं, तब जाके हमें बॉडी हाथ में मिली है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया में मॉर्चरीज़ की हालत बहुत बेकार है। आप वहाँ पेशेंट की बॉडी रख रहे हैं, आपको नहीं मालूम वो किस कंडीशन में आपको नेक्स्ट डे कई घटनाक्रम दूसरे मध्य प्रदेश की दूसरी शहरों में हो चुके हैं, जहाँ पर चूहे कुतर गए हैं बॉडी को, या फिर उनकी बॉडी को डिकम्पोज हो चुकी है। तो बहुत सारे केसेस हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी पेशेंट को वहाँ नहीं रहने देंगे, मॉर्चरी में भी उनकी बॉडी नहीं रहने देंगे। जिस भी कंडीशन में जैसा भी होगा हम अरेंज करके तुरंत उनका संस्कार कर देंगे। अब बात आती है कि जब हम मॉर्चरी से बॉडी ले रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर अटेंडेंस होते हैं जो रखते हैं बॉडी को, क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव की बॉडी, पेशेंट की बॉडी हैंडल करें। पर हमें मजबूर किया गया कि हम उस बॉडी को स्ट्रेचर से खुद गाड़ी के अंदर रखें और उसको शमशान तक ले जाएं, और शमशान पे भी उसे खुद उठा के रखें लकड़ियों के ढेर पर। ये स्थिति है अभी जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पर, जो भी मेडिकली और जो भी आगे की क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अटेंडेंस और इवन डॉक्टर्स आपके साथ ये नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव केसेस के पेशेंट के साथ आए हैं तो आप ही आधी व्यवस्था देखिए, हम उन्हें टच भी नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल हो गया। एक ये जो आप बात बता रहे हैं कि डॉक्टर्स टच ही नहीं करेंगे, ये बड़ी आप एक मुख्य बात बता रहे हैं कि टच क्यों नहीं करेंगे, मतलब कि अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा टच फिर? यही हमारा भी सवाल है कि ड्यूटीज जो डॉक्टर की, जो कि इन्हें सो कॉल्ड अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है। तो
मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स किस काम के जो आपके अपने पेशेंट्स अपनी ड्यूटी को ही वैसे नहीं निभा पा रहे हैं जैसे उन्हें निभाना चाहिए, उन्हें किस बात का कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है जब पेशेंट 12 पेशेंट में से 10 लोगों की डेथ इजीली हो रही है और वो सिर्फ आके आपको प्रोटोकॉल के नाम पर कुछ भी बता के जा रहे हैं और आपके पेशेंट्स नहीं बच पा रहे हैं, तो किस बात की कोरोना वॉरियर? उनकी टच में टच नहीं करने की मेन रीज़न मेरे ख्याल से, मेरी पर्सनल ओपिनियन में यही है कि वो एक्सपोज नहीं होना चाहते। उन्हें इस चीज़ से बचना है कि हम कहीं इसमें पॉजिटिव ना हो जाएं, और हमें कुछ ना हो जाए। मतलब वो अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं यहाँ पर, और ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बाकी सारे स्टाफ की भी यही हालत है। तो डॉक्टर्स का क्या इसके अंदर रवैया है? जैसे आप जाते हैं, आप गए वहाँ हॉस्पिटल में, जी। तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर्स और जो सपोर्ट स्टाफ है वो किस तरह का बेसिकली क्या मतलब एक हद तक तो मुझे पता चल रहा है आपका अनुभव क्या रहा, पर आप स्पेसिफिकली जैसे कुछ इंस्टेंसेस बताइए कि जिससे कि ये पता चले कि किस तरह का इनका जो इनका प्रणाली है इस समय। जो बिहेवियर है टोटल टुवर्ड्स कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, ये है कि बस आप इन्हें लाइए, ये थोड़े दिन उन्हें, कभी आप आपको सिम्टम्स नहीं है और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपके चांसेस हैं कि आप बच के बाहर निकलेंगे उस कोरोना जेल से। मैं जेल वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसे एविडेंस आए हैं, मार्केट में वीडियो आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कितनी बुरी तरीके से वो पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पर वो कभी बाहर जाना है, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं। तो देर आर एन नंबर्स ऑफ वीडियोस जो आपको ये बता देंगे कि किस हद तक डॉक्टर्स और स्टाफ उन्हें ब्रूटैलिटी से हैंडल कर। दूसरी बात, कभी आपका पेशेंट क्रिटिकल है और उसे आप ले जाते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो हमने 8 दिन में यही देखा है कि उन्हें पहले तो क्रिटिकल से और क्रिटिकल कर दिया जाता है, जो कि सिर्फ मतलब जो ट्रीटमेंट के अभाव के कारण होता है और कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है और उसके बाद उन्हें डेड घोषित कर दिया जाता है कि वो मर चुके हैं, और बॉडी आपको हैंडओवर होती है, जो कि एक अपने आप में पेनफुल प्रोसीजर है। और इसमें उन्हें कोई संवेदना नहीं है, इसमें उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है, वो बस इसे एक टास्क की तरह हैंडल कर रहे हैं। अभी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स घोषित करते हुए सारे डॉक्टर्स को जो यहाँ काम कर रहे हैं वार्ड्स में, कोरोना वार्ड्स में, उनकी सैलरी डबल कर दी गई। ये तो मैं कहूँगा ऐसे ही होगा जब मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा सारी भारत की जनता से कि क्या आप एक सोल्जर को वॉर लड़ने के लिए हर बार डबल पैसे देते हैं? नहीं देते, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है और उसके लिए उसे प्रशंसा या फिर हमारी तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। जबकि यहाँ उल्टा केस है, आपको डबल सैलरी भी मिल रही है, आप अपनी ड्यूटीज़ भी नहीं निभा रहे हैं और आपको सारा सम्मान मिलता है। आप सब कुछ चाह रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है आपको, और उसके बावजूद भी पेशेंट्स नहीं बच रहे हैं। वहाँ पर संवेदनाएँ नहीं है, पेशेंट्स के परिजनों के साथ संवेदनाएँ नहीं है, जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ संवेदनाएँ नहीं है। आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि सब वो कीड़े-मकोड़े हैं। तो इसमें मैं इसको बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ, और मैंने ये फेलियर देखा है अपने आप से, इसलिए मानता हूँ कि इस तरीके से डील नहीं होना चाहिए किसी भी पेशेंट के साथ, चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे वो नॉर्मली पॉजिटिव आया हो, उनके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एसके जी, एक बात जो मैं जानना चाहूँगा है कि देखिए, ये तो आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत हो रही है प्रशासन की तरफ से, ख़ासतौर पर डॉक्टरों की तरफ से। तो क्या ये सभी के साथ हो रहा है, या इसमें पक्षपात भी हो रहा है, या एक जनरल फेलियर है ये? जी, मैंने जहाँ तक इसको देखा है प्लस न्यूज़ पढ़ी हैं, जैसे हमारे साथ केस हुआ तो हमने रिसर्च भी करी उस बारे में, हमें लग रहा है कि ये
ओवरऑल सारे पेशेंट्स के साथ हो रहा है। कहीं पर प्रशासन की तरफ से भी कई खामियां हैं इसमें, जो सामने आ रही हैं। आप पॉजिटिव हैं तो अम, आपको दूसरे टेस्ट का एक मौका मिलना चाहिए, आपको कंफर्म करवाने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पेशेंट का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उनका पिछले कोरोना टाइम में ही वो 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उनका ब्लड सैंपल से जब भी टेस्ट लिया गया तो वो नेगेटिव आया, उन्हें कोरोना नहीं पाया गया। परंतु जब हमने उनका सिम्टम्स के हिसाब से स्वैब टेस्ट कराया तब वो पॉजिटिव आ गया, और स्वैब टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी रिलायबिलिटी इशू आ रहे हैं। तो उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए कि वो अपना टेस्ट और कराएं। दूसरी बात, अम, जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में आपको सीधे एक इन्वेंट्री की तरह ट्रीट किया जाता है आपके पेशेंट को, कि ये एक नंबर है और उसके बाद में आपके साथ कोई ट्रीटमेंट के नाम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना ही मेडिसिन है। जैसा आपको मालूम, मेडिसिन तो अवेलेबल ही नहीं है। प्लस उन्हें प्राइवेट में कभी आप जाते हैं, जैसे हम तो अभी एक बड़े संस्थान की बात कर रहे हैं, तो कोई प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल्स में आप सरकारी जाते हैं। संस्थान है जिसमें ये जी चीज़ है। जी। और कभी आप इसे प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में आपको इसका 10 गुना चार्ज देना पड़ता है अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भर्ती कराने का। जैसे नॉर्मली हमारे क्षेत्र में 5,000 रुपये का बेड जो है वो प्रीमियम माना जाएगा, मतलब इन प्रीमियम इन द सेंस कि आप उसे प्राइवेट में रख सकते हैं, सारी फैसिलिटीज पूरा। आज उसी चीज़ का 15 से 20 हज़ार रुपये पर बेड वसूला जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। जहाँ पर शर्मनाक है कोरोना ये में, तो। जहाँ पर कोरोना के कारण लोगों की डेथ हो रही है, उन्हें इस चीज़ को कोप करने में मुश्किल हो रहा है कि वो ऐसी चीज़ के से ग्रसित हो गए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। उनसे ऐसे पैसे वसूले जा रहे हैं, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये डिपॉज़िट कर लिए जाते हैं। गरीब, इवन मैं सिर्फ़ अ, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों की स्थिति नहीं है, उनसे भी इतने ही पैसे वसूले जाते हैं प्राइवेट में। वो प्राइवेट में जाना उनकी मजबूरी, क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं है सरकारी संस्थान, वहाँ उन्हें साफ मना कर दिया जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति जो अपने माँ-बाप या कोई भी रिलेटिव को लेके घूम रहा है, उसे कोरोना है, वो कभी भी क्रिटिकल हो सकता है। आज वो साँस ले रहा है, कल को साँस नहीं लेगा। उस बीच में उसे घुमाया जाता है, इतनी जगह घुमाया जाता है कि थक-हार के उसे पैसे देके कहीं भी कुछ भी पैसे देके भर्ती करना पड़ता है, और अंततः रिज़ल्ट वही निकलता है कि आपका पेशेंट नहीं रहा। थोड़ा भी क्रिटिकल होता है पेशेंट, प्राइवेट में भी नहीं बच पाता। तो ये पैसे किस बात के वसूले जा रहे हैं? ये पैसे किस बात के ले रहे हैं? ये जो इन्होंने अचानक से एक पैरामीटर बना लिया है कमाने का, क्या सरकार को इस पे थोड़ा सख्ती नहीं करनी चाहिए? सरकार इतनी सारी अभी फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ों की बात कर रही है, तो इन इन चीज़ों पे रोकथाम, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? मेरा सवाल एक ये भी है। आपने एक बात कही बीच में, जो आप अपना बयान कर रहे थे कि ये डॉक्टर और नर्सेज जो हैं, इनके कुछ वीडियोस वगैरह, डांसिंग वीडियोस सामने आ रही हैं। ये क्या बात है, और ये कब हुआ ये वाली चीज़? जब हमारे पेशेंट बिल्कुल क्रिटिकल हो गए थे 2 दिन बाद, आई थिंक 6th ऑफ सितंबर को, तब उन्हें हम काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे ड्यूटी डॉक्टर से कि उन्हें अटैक ऑलरेडी आ रहा है। हमने लास्ट फ़ोन मैंने किया था उन्हें, जिसमें उन्होंने अपनी फूलती हुई साँस के साथ मुझे कहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसे एज़ इट इज़ नहीं बता पाऊँगा, पर उन्हें साँस फूल रही थी, उन्हें साँस नहीं आ रही थी, और उसके बावजूद वो कह रहे थे कि किसी को भेजो, मुझे साँस नहीं आ रही। इतनी बुरी स्थिति के बाद भी जब हम ड्यूटी डॉक्टर के पास गए, जहाँ इवन अलाउड नहीं है जाना, वहाँ गए, उन्हें रिक्वेस्ट की कि अब वो इस स्थिति को नहीं हैंडल कर पाएँगे। उसी बीच में वहाँ से अंदर से पीपीई किट पहने नर्सेज़ आईं और अपना वीडियो शूट कर रही हैं, और डांसिंग वीडियो शूट हो रहे हैं, और ये सब हो रहा है। मतलब वो नर्सेज़ अंदर
हैंडल करने के लिए कोरोना पेशेंट को, और उसी बीच में उन्होंने उतना समय बर्बाद किया। और वही नर्स थोड़ी देर बाद बाहर आई है जिसने कहा हमारे पेशेंट का नाम लेके कि वो अब सीरियस हो रहा है। तो क्या उतना समय उन्हें वहाँ नहीं लगाना चाहिए था और बचाने में प्रयत्न नहीं रखना चाहिए था, बजाय कि इस टाइप के इनसेंसिटिव एक्ट्स में इन्वॉल्व होके। और आप समझिए कि हमारे मन पे क्या हो गया था, गुजरी होगी जब हमने ये सब देखा है, सामने से लोग वीडियो बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हमें अलाउड नहीं है, नहीं तो हम खुद अपने पेशेंट को जाके हैंडल कर सकते हैं, पर हमें अलाउड नहीं है, आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और प्लस आपने जो व्यवस्थाएं कर रही हैं वो चरमराई हुई हैं, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ये सब देख के अंदर से बहुत मन एक तरीके से व्याकुल हो गया था वहाँ पर कि क्या किया जाए, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। हम इतने बेबस हो चुके थे कि हमें इस बात पे हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, हमने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी थी कुछ समय के लिए कि अब हम क्या करें। ये बहुत जान के काफ़ी मतलब दुख हो रहा है ये जो आप बात बता रहे हैं। और अ, तो जैसा आप जब डॉक्टरों से मिलते थे तो आप भी होंगे और भी पेशेंट्स होंगे, तो क्या उनका मतलब आप लोगों को जैसे आपका पेशेंट अंदर है तो ऑब्वियसली आप एक घबराए हुए हैं, तो कुछ आपको किसी तरीके से सांत्वना देते थे या कोई इन्फॉर्मेशन देते थे क्या? क्या सिस्टम क्या था वहाँ पर? है 12-12 घंटे आप वहाँ पर रुके हुए हैं, तो हो क्या रहा था वहाँ? वहाँ पर ये हो रहा था कि हम आपस में ही सारी फैमिलीज एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को कोशिश कर रहे थे कि बताने की कि नहीं, अंदर क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है ये तो किसी डॉक्टर ने कभी बताया ही नहीं, क्या हो रहा होगा इसी पे ही सब डिस्कशन कर रहे थे। सब एक दूसरे के पेशेंट्स पे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्रिटिकलिटी है, क्यों भर्ती हैं। और कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव हैप्पी भी थे, दे वर हैप्पी बिकॉज कि उनके उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वो स्टेबल हैं, वो खाना खा रहे हैं, और शायद कुछ लोग मिलके भी अंदर आए। पर उनके भी पेशेंट्स को 2 दिन में डेड मतलब उन्हें भी ये घोषित कर दिया कि वो जा चुके हैं। तो हमें तो किसी कंडीशन में समझ में ही नहीं आया कि अंदर क्या चल रहा है। मतलब ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ये इतनी भारी मात्रा में मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब पेशेंट अंदर जा रहा है और डेड बाहर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, ऐसे ही हो रहा है। हमने जितने पेशेंट्स अंदर जाते देखे उसमें से कोई जिंदा वापस नहीं, इंक्लूडिंग हमारे पेशेंट। जो भी तो अंदर गया है वो बाहर वापस मुर्दा बन के गया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन और जो डाटा रिलीज किया जा रहा है कि भारत में लोएस्ट रेट है मतलब कोरोना फैटेलिटी का, और इस तरह का जो भी डाटा बाहर आ रहा है, क्या कहेंगे आप उस पर? जी मुझे अब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है इसमें कि इसमें बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खामियां हैं, ये कहीं ना कहीं डेटा गलत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से एक छोटे इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैंने ये सब देखा, वहाँ पर कभी आप उस डेथ को कंपेयर करेंगे तो 10-12 में से 10 की डेथ हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ आई थिंक कल तक 58 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस थे। तो उस हिसाब से आप खुद देख सकते हैं कि रिकवरी किस हिसाब से हो रही है। मुझे तो ये डेटा बहुत ज़्यादा अनरिलायबल लग रहा है। यहाँ पर डेथ बहुत ज़्यादा हैं, शायद वो नहीं बताई जा रही हैं, या क्या उसमें प्रशासन का क्या विचार है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर मुझे ये डेटा गलत लगता है। उसका एक और रीज़न ये है कि जब हम शमशान में बॉडी लेके गए, वहाँ पर जलाने के लिए स्थान नहीं है। पॉजिटिव केसेस को जलाने के लिए स्थान नहीं है, जो डेजिग्नेटेड स्थान है वो फुल चल रहे हैं। आपके पेशेंट को आपको हैंडओवर भी नहीं किया जाता, उसे तुरंत जला दिया जाता है जैसे कि वो एक कोई चीज़ हो जिसे बस लाया गया है, और उसे रैप जला दिया जाता है। और आपको अगले दिन जो दूसरे संस्कार होते हैं वो करने का भी समय नहीं मिलता है, आपको तुरंत उन्हें उठा के उनकी जो भी अस्थियां हैं उन्हें उठा के वहाँ से रवाना कर दिया था तुरंत, क्योंकि वहाँ स्थान नहीं है। इवन मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पे तो लोगों ने ज़मीनों पर, खाली ज़मीनों पर अंतिम संस्कार किए, ऐसी स्थिति में।
तो उस हिसाब से हम कैसे मान लें कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो इतना लो है। ये सिर्फ एक प्रदेश की बात है, तो हमारे यहाँ सारे प्रदेशों को मिला के डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो मुझे इसमें काफ़ी डाउट लगता है कि ये डेटा सही है। जी एसके जी, और इसी बात पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि आपने आके इस तरह से अपना अनुभव शेयर किया। ये अनुभव हमें कहीं मिल नहीं रहे हैं, कहीं इस तरह की बातें जो हैं बहुत कम लोग इस बात को सुचारू रूप से ला रहे हैं सामने। और भारत में मीडिया का क्या हाल है वो आप जानते ही हैं, तो उस पर कहने की कोई हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने ये बात शेयर करी, और उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से लोगों को एक्चुअल जो रियलिटी है उसका पता चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकला तो मोर और लेस होता है एक तरह से डेथ वारंट आ गया। जी बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि जितने केसेस हम सुन रहे हैं उसमें हमने इवन हमारे दूसरे सर्कल में भी बहुत कम लोगों को रिकवर करते हुए देखा है। रिकवर वही हो रहे हैं जिन्हें कोई सिम्टम नहीं था, और जिनकी शायद रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई बस, और उन्हें कोई फॉल्स सिम्टम पॉजिटिव। हाँ। और जो पॉजिटिव हैं और जो थोड़े भी क्रिटिकल हैं उनका तो कोरोना पॉजिटिव होना डेथ वारंट है। बिल्कुल आपने ये सही कहा। और ये क्योंकि मैं स्थिति देख के आया हूँ, तो मैं इसे बहुत पास से महसूस करके आया हूँ। तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए तो अपने आप में बहुत बड़ा शौक था ऐसी पूरी स्थिति से गुजरना, जहाँ कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। चाहे आप एक बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक बड़े संस्थान में जाकर इलाज करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसे, मेरे एक्सपीरियंस में प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जहाँ इस चीज़ों को मेरे ख्याल से ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है हमें और आपको, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से इस चीज़ में कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। तो हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने घर वालों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा इससे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं? जी, मेरा मेरा संदेश यही है कि आप लोग टेस्टिंग से जितना हो सके बचें। हाँ, होम आइसोलेशन में रहें कभी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हॉट वाटर थेरेपी, बहुत सारी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन्हें लीजिए। और जब तक ज़रूरी ना हो किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज ना ही कराएं तो बेहतर है, क्योंकि अस्पतालों की स्थिति बहुत बहुत दयनीय है। वहाँ ट्रीटमेंट तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं रहा। तो मैं आपको सबको पहली बात तो अपने आप को बचाने का एक प्रयास कीजिए, और जितना दूर हो सके रहिए, घर में रहिए, और अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद एसके जी। धन्यवाद। ये अनुभव एक डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमनी की तरह है, जब भविष्य की नस्लें इस बात का शोध करेंगी कि 2020 में कोरोना के प्रकोप के दौरान भारतीय जनमानस उससे कैसे जूझ रहा था, तो वो इन्हीं टेस्टिमनी पर रिलाय करेंगे।